Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 12 March 2021 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. While performing an admission assessment on a 2 years old child who has been diagnosed with nephrotic syndrome, notes which most common characteristic is associated with this syndrome. किसी 2 साल के बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नामक डिजीज कंडीशन है और इस बच्चे के असेसमेंट के दौरान इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी, या यूं कह सकते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन फाइंडिंग कौन सी देखने को मिलती ही मिलती है। आपके ऑप्शंस हैं हाइपरटेंशन, जनरलाइज्ड एडिमा, increase urinary output, frank bright red blood in urine. The right answer is option B. नेफ्रोटिक सिंड्रोम से सफरिंग इस बच्चे में जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलेगी, यानी उसके पूरे शरीर पर एडिमा होगी, सूजन होगी। Nephrotic syndrome is a kidney disorder that causes body to excrete out too much protein in urine. नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी से जुड़ी डिजीज कंडीशन है जिसमें पेशेंट की बॉडी से प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा लॉस देखा जाता है विथ यूरिन. नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ऑफ्टन कॉज्ड बाय damage to small blood vessels in kidneys that filter blood vessels and excess water from the blood. नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने का कारण है कि किसी वजह से किडनी की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज यदि हो जाएं तो इस डैमेज के कारण यूरिन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स निकलने लगते हैं, एक्सक्रीट आउट होने लगते हैं. हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, और इसका काम है कि ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना. अगर किसी कारण से इस प्रोटीन का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड ब्लड वेसल्स में ना रहकर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में माइग्रेट कर जाता है और इस वजह से पर्सन की बॉडी में एडिमा देखने को मिलती है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Next question. An opening in bone through which blood vessels, nerve and ligament passes is called. किसी बोन के अंदर मौजूद वह ओपनिंग जिसके द्वारा नर्व, लिगामेंट या फिर नर्व्स आदि इन होती हैं या आउट होती हैं, क्या कहलाता है? इस ओपनिंग का नाम आपको बताना है. इट इज़ कॉल्ड फॉसे, सल्कस, एंट्रम या फिर फोरामीन. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. इसे हम फोरामीन के नाम से जानते हैं. एग्जाम्पल के रूप में फोरामीन ओवल आपने सुना होगा. आइए रिमेनिंग टर्म्स को भी डिस्कस कर लें. फॉसा या इसे फॉसे भी कहते हैं. इट इज़ अ शैलो डिप्रेशन इन बोन सरफेस. हियर इट मे रिसीव अनदर आर्टिकुलेटिंग बोन और एक्ट टू सपोर्ट ब्रेन स्ट्रक्चर्स. एग्जाम्पल्स इंक्लूड ट्रॉन्क्लियर फॉसा, पोस्टीरियर, मिडल एंड एंटीरियर क्रेनियल फॉसा. फॉसे का मतलब आप सिंपली ये समझिए कि ये एक खांच के रूप में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है. ये एक हल्का डिप्रेशन होता है, एक गहरी स्ट्रक्चर होती है जिसके होने के कारण इसके ऊपर पाई जाने वाली दूसरे ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करती है. देखिए ये कोई फ्लैट ऑर्गन की सरफेस है, इसमें इस प्रकार का ये डीप डिप्रेशन आप कह दें
तो ये खांच जैसी जो स्ट्रक्चर है इसे ही आप फॉसे कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है सल्कस। इन न्यूरो एनाटॉमी अ सल्कस इज अ डिप्रेशन और ग्रूव इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगर सल्कस शब्द का अर्थ न्यूरो एनाटॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो इसका मतलब है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाने वाला डिप्रेशन या ग्रूव। ग्रूव का मतलब हो गया एक नैरो स्पेस, लॉन्ग नैरो स्पेस कह सकते हैं आप इसे। इट सराउंड्स द गायरस क्रिएटिंग द कैरेक्टरिस्टिक फोल्ड्स अपीयरेंस ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। सल्कस जो है, गायरस जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे घेर कर रखते हैं और इसके कारण एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। आपने ब्रेन का डायग्राम देखा होगा। ब्रेन के डायग्राम में आपको इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनी दिखाई देती हैं, बेसिकली दीज आर द सल्कस और सल्काई। लैटिन में इसे फ्यूरो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एंट्रम। एंट्रम इज अ जनरल टर्म फॉर कैविटी और चैम्बर। एंट्रम शब्द का मतलब है कि किसी जगह पर पाए जाने वाली कैविटी या खाली जगह। मैस्टॉइड एंट्रम, अ कैविटी बिटवीन द मिडिल ईयर एंड टेम्पोरल बोन इन द स्कल। हमारे स्कल में मैस्टॉइड एंट्रम पाया जाता है जो कि मिडिल ईयर और टेम्पोरल बोन के बीच वाली स्ट्रक्चर है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। कई बार ये बेसिक टर्म्स आपको आनी चाहिए और इससे आपका एक नंबर पक्का हो सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। A 19 years old patient come to emergency department with acute asthma. His respiratory rate is 44 breaths per minute and he appears to be acute respiratory distress. Which of the following action should you take first? एक 19 साल का पेशेंट हॉस्पिटल में एक्यूट अस्थमैटिक अटैक की कंडीशन के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचता है और इस बच्चे में जो रेस्पिरेशन रेट है वो 44 आ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन ए, टेक अ फुल मेडिकल हिस्ट्री। हम इस पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। या फिर गिव अ ब्रोंकोडायलेटर बाय नेबुलाइजर। हम इसे नेबुलाइजर के थ्रू ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन देंगे। या फिर ऑप्शन सी, अप्लाई अ कार्डियक मॉनिटर टू द पेशेंट। हम इस पेशेंट में कार्डियक मॉनिटर अटैच कर देंगे। या फिर प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। हम इस पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस पेशेंट को रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिस्ट्रेस से रिलीफ देने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन को देंगे। नेबुलाइजर मशीन बेसिकली जिसे आप भाप वाली मशीन कहते हैं, जिसमें मेडिसिन को डालकर भाप बनाई जाती है और पेशेंट उसे इनहेल करता है। ऐसा होने से जो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है वो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर जो ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे है उसे डायलेट करती है, ब्रॉड करती है, ताकि प्रॉपर मात्रा में एयर का एक्सचेंज हो सके। So it is the essential and important step here. Question number 4. A firefighter who was involved in extinguishing a house fire is being treated for smoke inhalation. He develops severe hypoxia 48 hours after the incident, requiring intubation and mechanical ventilation. Which of the following condition has he most likely developed? इस क्वेश्चन को हम रिसेंटली चल रही वॉर सिचुएशन से जोड़कर देखते हैं।
मान लीजिए रशिया ने यूक्रेन के किसी एरिया पर एयर अटैक किया और उस जगह पर लगी हुई आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स गए और उन्होंने उस जगह पर आग को बुझाने की कोशिश की। आग को बुझाने के दौरान उस जगह जो गर्म धुआं था वो इस फायर फाइटर ने इनहेल कर लिया और इस इनहेलेशन के कारण इस घटना के 48 घंटे बाद उसकी बॉडी में बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी हाइपोक्सिया वाली स्टेट डेवलप हो गई। अब इस पर्सन को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसका जो सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो भी काफ़ी कम आ रहा है। इन फाइंडिंग्स को देखते हुए हमने तुरंत इस पर्सन को इंट्यूबेट करने की सोची, वेंटिलेटर सपोर्ट देने का सोचा और इस सिचुएशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कारण क्या माना जाएगा? क्यों हमें वेंटिलेटर सपोर्ट इस पेशेंट को देना पड़ रहा है आफ्टर द 48 आवर्स ऑफ इंसिडेंस? क्या उसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ है इसलिए, या फिर उसे एटेलेक्टेसिस कंडीशन हुई है इसलिए, या उसे ब्रोंकाइटिस हो गया है इसलिए, या फिर उसे निमोनिया हुआ है इसलिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस पर्सन में स्मोक इनहेलेशन इंजरी के कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है गर्म हवा या गैस के कारण जल गया हो और इसी के कारण गैसियस एक्सचेंज ना हो पाने के कारण सीवियरली पर्सन हाइपोक्सिक स्टेट में चला गया है, यानी उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। इस सिचुएशन को हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यहाँ पर जब भी आपको प्रिस्क्रिप्शन लेटर में इंट्यूबेशन लिखा दिखे तो इसका मतलब है पेशेंट को ईटी ट्यूब लगानी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगानी है, और यदि इसे अगर रिमूव करना हो तो यहाँ पर आपको प्रिस्क्रिप्शन लेटर में एक्सट्यूबेशन लिखा हुआ मिलेगा। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, a colostomy in the right side of colon is known as। अगर किसी पर्सन में आपने राइट साइड के अंदर कोलोस्टोमी की है तो इस प्रकार की कोलोस्टोमी को आप किस नाम से जानेंगे? मान लीजिए ये किसी पेशेंट की कॉलोन एरिया है और इस जगह पर आपने ओपनिंग बना दी है स्टूल पास करने के लिए, इसे आप राइट साइड कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। तो इसे आप अब और किस नाम से जान सकते हैं ये आपको बताना है। ड्राई कोलोस्टोमी, वेट कोलोस्टोमी, डबल बैरल कोलोस्टोमी या फिर लूप कोलोस्टोमी? राइट साइड कोलोस्टोमी को और किस नाम से जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा, मैं एक बार फिर से रफ डायग्राम बना रहा हूं इंटेस्टाइन का, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप किसी भी पेशेंट में राइट साइड कोलोस्टोमी बनाते हैं तो यहाँ पर जो स्टूल होता है वो वेट स्टूल होता है और इसीलिए इसे वेट कोलोस्टोमी के रूप में जाना जाता है। हमारे स्टमक से कंटेंट निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से यहीं से जुड़ती हैं। हम सभी जानते हैं कि जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो जब फूड सब्सटेंस इस राइट पार्ट ऑफ कोलोस्टोमी तक पहुंचता है तो इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। जो स्टूल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसी कारण इसे वेट कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। इसे हम
टेम्परेरी कोलोस्टोमी के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद जब फीकल कंटेंट है, स्टूल है, धीरे धीरे यहाँ से चलता हुआ गुजरता हुआ एनस तक पहुँचता है, तो इस मूवमेंट के दौरान लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्टूल कंटेंट का वाटर है वो लगातार एब्जॉर्ब होता रहता है, और जब वो यहाँ तक पहुँचता है तो ये लगभग कंप्लीटली वाटरलेस हो जाता है, फॉर्म्ड स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी पेशेंट में लेफ्ट साइड के अंदर कोलोस्टोमी की गई है तो उसे आप और किस नाम से जानेंगे, तो आप बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड में बनी कोलोस्टोमी में पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट कम होता है, इस कारण इसे हम ड्राई कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं, और इसे कई बार परमानेंट कोलोस्टोमी का नाम भी दिया जाता है। ये सभी टर्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, while performing colostomy irrigation, what is the maximum height at which fluid container can be kept? कोलोस्टोमी की साफ सफाई करते समय, इरिगेशन करते समय, क्लीन करते समय आप जो कंटेनर है उसे स्टोमा से कितनी मैक्सिमम हाइट पर रख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, कभी भी आपको एनिमा लगाना हो या कोलोस्टोमी इरिगेशन करना हो तो इन दोनों ही सिचुएशन में जो स्टोमा है, ओपनिंग है, उससे आप कंटेनर को मैक्सिमम 45 सेंटीमीटर की हाइट पर रख सकते हैं। 45 सेंटीमीटर कह लीजिए, या इसे कई बार 18 इंचेस भी दिया जाता है। इससे ज़्यादा यदि हाइट होगी तो पर्सन में क्रैम्प्स डेवलप हो सकते हैं, उसे डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल विच सप्लाइज हार्ट। हार्ट को कौन सी ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई पहुंचाती है? पल्मोनरी, कोरोनरी, कार्डियक या फिर रीनल? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हार्ट को कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं। हमारे हार्ट के चारों तरफ ये कोरोनरी आर्टरीज पाई जाती हैं। इनका अरेंजमेंट एक क्राउन लाइक वे में होता है, ताज जैसी संरचना में होता है, इसीलिए इसे कोरोनरी आर्टरी नाम दिया गया है। जैसे कि कोरोना वायरस, उसकी स्ट्रक्चर भी क्राउन शेप होती है, सर पर पहनाए जाने वाले ताज की तरह होती है, इसीलिए उसे कोरोना वायरस कहा गया था और इसीलिए इसे कोरोनरी आर्टरी कहा गया है। कोरोनरी आर्टरी में जब हमारा हार्ट डायस्टॉल होता है, रिलैक्स होता है, तब इसमें ब्लड पहुंचता है। याद रखिएगा, जब भी हमारा हार्ट सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब एरोटा में ब्लड जाकर पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचता है, लेकिन जब हमारा हार्ट डायस्टॉल होता है, रिलैक्स होता है, उस समय कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड को पंप किया जाता है और पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचती है। Question number 11. A client diagnosed with obsessive compulsive disorder spends many hours during the day and night washing hands. The nurse should initially allow the client to continue this behavior because it has a therapeutic effect for the client. एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट है और वो अपने दिन का ज़्यादातर समय बार बार हैंड वॉश करने में बिताता है। इनिशियली स्टेज में आप इस बिहेवियर को देखकर भी इस पेशेंट से कुछ नहीं कहते, क्यों उसे आप बार बार हैंड वॉशिंग करना अलाउ करते हैं शुरुआती फेज में? ऑप्शन ए, रिलीव्स द क्लाइंट्स एंजाइटी। ऐसा करने से पेशेंट की जो चिंता है, तनाव है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है, इसलिए अलाउ कर देते हैं। या फिर डिक्रीज द चांस ऑफ इन्फेक्शन। ऐसा करते रहने से इस ओसीडी के पेशेंट में इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए अलाउ कर देते हैं। या फिर
गिव्स द क्लाइंट अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ऐसा बार बार करने से पेशेंट में ये भावना डेवलप होती है कि उसका खुद पर कंट्रोल आ रहा है। या फिर ऑप्शन डी, इंक्रीजेस द क्लाइंट सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। ऐसा बार बार करने से पर्सन या पेशेंट का सेल्फ एस्टीम मजबूत होता है। The right answer is option A. It relieves the client's anxiety. शुरुआती दौर में हम इसे अलाउ करते हैं क्योंकि ऐसा करने से पेशेंट का जो एंजाइटी है वो कम हो जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट के अंदर बार बार ये ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं कि जब भी वो किसी चीज को टच करता है तो उस सरफेस से बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके हैंड्स में आ चुके हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी जान ले लेंगे, उसे बीमार कर देंगे। इस लगातार आ रहे थॉट से छुटकारा पाने के लिए, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए ये पेशेंट कंपल्शन करता है, यानी हैंड वॉशिंग करता है। होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि ओसीडी डिजीज क्या है। The compulsive act provides immediate relief from anxiety and is used to cope with stress, conflict and pain. ये सभी मैकेनिज्म पेन कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल और स्ट्रेस कंट्रोल के लिए पेशेंट द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन 2, 3 आर ऑल्सो इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लाइंट नीड टू परफॉर्म दिस बिहेवियर। Although the client may feel need to increase self-esteem, that is not primary goal of this behavior. हाँ, बार बार हैंड वॉशिंग करके पर्सन में सेल्फ एस्टीम इंप्रूव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस पेशेंट के लिए ओसीडी से संबंधित ये ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। A client who recently had gastrostomy feeding tube inserted refuses to participate in plan of care, will not make eye contact and does not speak to family or visitors. Which type of coping mechanism should the nurse assesses the client is using? किसी पेशेंट में आपने गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग ट्यूब लगाई और इस ट्यूब को लगाने के बाद पेशेंट को जो केयर दी जानी है पेशेंट उसे नहीं एक्सेप्ट करता, केयर लेने से मना कर देता है। साथ ही साथ वो किसी भी पर्सन से आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है और किसी भी विजिटर या फैमिली मेंबर से बात नहीं कर रहा है। इन सभी बातों को देखते हुए आपको ये बताना है कि इन ऐसा करके पेशेंट के द्वारा कौन सी कोपिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये पेशेंट डिनाइल का इस्तेमाल कर रहा है, डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहा है, रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है या सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहां पर पेशेंट के द्वारा डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेशेंट सिंपली कहें तो दूसरे लोगों से दूरी बना रहा है। गैस्ट्रोटोमी क्या है? अ गैस्ट्रोस्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड टू इंसर्ट अ ट्यूब, ऑफ्टन रेफर्ड टू एज जी ट्यूब, थ्रू द एब्डोमेन इनटू द स्टमक। मान लीजिए ये कोई पेशेंट है और ये इसका स्टमक है। पेशेंट के इस स्टमक में एब्डोमेन के रास्ते यहाँ से कोई ट्यूब इंसर्ट करना गैस्ट्रोस्टोमी कहलाता है और इस प्रोसीजर में जो ट्यूब इस्तेमाल की जाती है उसे आप जनरली जी ट्यूब के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रोस्टोमी इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ रूट फॉर ट्यूब फीडिंग इफ needed 4 weeks or longer and or to vent the stomach for air or drainage. गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब का इस्तेमाल हम सर्जरी के बाद वहाँ से
ड्रेनेज को बाहर निकालने या एयर को बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं, या फिर किसी पर्सन को 4 सप्ताह से ज़्यादा फीडिंग देनी हो माउथ के अलावा किसी रूट से, तब भी हम वहाँ पर गैस्ट्रोस्टोमी कर सकते हैं, जी ट्यूब लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Distancing is unwillingness or inability to discuss events. डिस्टेंसिंग का एग्जैक्टली मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखते या फिर किसी चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन या बात नहीं करना चाहते। डिस्टेंसिंग इज़ अ पॉपुलर कॉपिंग मैकेनिज्म which involves the individual removing themselves from the situation and thereby trying to minimize its significance. डिस्टेंसिंग जो है एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कॉपिंग मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए कोई भी पर्सन अपने आप को किसी विशेष सिचुएशन से दूर कर लेता है, वहाँ से खुद को बाहर निकाल लेता है। The behaviors described are not associated with any of the other options. जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंसिंग के दौरान देखा जाता है और किसी कॉपिंग मैकेनिज्म में नहीं। कॉपिंग मैकेनिज्म कैन बी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, टास्क ओरिएंटेड इन रिलेशन टू डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिफेंस ओरिएंटेड एंड रेगुलेटिंग इन रिस्पॉन्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। कॉपिंग मैकेनिज्म के बारे में भी ये सभी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। कॉपिंग मैकेनिज्म इन सभी चीज़ों पर फोकस्ड हो सकती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल क्लाइंट डायग्नोस्ड विद मेटास्टैटिक कैंसर ऑफ ब्लैडर is angry and stresses, I am going to kill myself. Which statement is the nurse best response? एक पेशेंट जिसे ब्लैडर कैंसर था और ये मेटास्टेसिस होकर बॉडी के और दूसरे पार्ट्स में भी फैल चुका है। जैसे ही पेशेंट को इस चीज़ का पता चलता है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री होता है, गुस्से में आता है और कहता है कि मैं अपने आप को मार डालूंगा। ऐसा सुनते ही वहाँ पर एज अ नर्स आप मौजूद थे और इस सिचुएशन में आपके द्वारा कौन सा रिस्पॉन्स सबसे सही होगा उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं, आई कैन सी यू आर अपसेट, वी शुड टॉक अबाउट इट। आप कहेंगे कि मैं ये जानता हूँ कि आप उदास हैं, अपसेट हैं, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। या फिर ऑप्शन बी, डिड यू टेल योर ऑन्कोलॉजिस्ट हाउ यू फील। आप उसे कहेंगे कि क्या आपने अपने डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट से बताया है कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं। या फिर ऑप्शन सी, डू यू हैव अ प्लान ऑन हाउ यू आर गोइंग टू किल योरसेल्फ। आप उससे पूछेंगे कि क्या आपके दिमाग में कोई प्लान है कि आप खुद को कैसे किल करेंगे, खुद को कैसे मारेंगे आप। या फिर ऑप्शन 4, योर ट्रीटमेंट्स आर गोइंग वेल, डोंट टॉक अबाउट सुसाइड। आपका इलाज किया जा रहा है और आप सुसाइड के बारे में मत सोचिए। व्हाट इज द एग्जैक्टली स्टेटमेंट विच यू विल से टू दिस क्लाइंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिएगा, जनरली कोई हमसे ये कहता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा तो हम उसे समझाते हैं कि भाई सुसाइड नहीं करना चाहिए, गलत है, ये सब बातें। लेकिन अगर कोई आपका पेशेंट सुसाइडल टेंडेंसी को शो करता है, उसके दिमाग में ये बात आने लगती है कि उसे सुसाइड करना है, तो आपको खुलकर इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि क्या आपके दिमाग में कोई प्लान है, आप किस प्रकार से सुसाइड करना चाह रहे हैं। ये सभी बातों पर आपको टू द पॉइंट अपने पेशेंट से बात करनी चाहिए ताकि आप उसकी केयर कर सकें, उसे सुसाइड से बचा सकें। सो यहाँ पर
ऑप्शन सी को करेक्ट माना जाएगा। इसके अलावा ब्लैडर कैंसर होने पर एक क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट और अर्ली साइन क्या माना जाता है, तो आप बताएंगे कि ब्लैडर कैंसर होने पर पेनलेस ब्लीडिंग होती है। पेनलेस हेमेचूरिया is the important and early sign that you will see in bladder cancer. Smoking may cause bladder cancer. Question number 14. Which is the important point in taking care of patient with communicable disease? किसी पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज है, ऐसा डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, ऐसा डिजीज है, तो इस पेशेंट की केयर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इसका इम्यूनाइजेशन करवाना होगा, वैक्सीन लगवाना होगा, या फिर ऑप्शन बी, केयर ऑफ यूज्ड यूटेंसिल्स एंड आर्टिकल्स, इस पर्सन के द्वारा, इस पेशेंट के द्वारा जो बर्तन, जो यूटेंसिल्स या जो आर्टिकल्स इस्तेमाल किए गए हैं उनकी प्रॉपर हैंडलिंग हो, उन्हें स्टरलाइज किया जाए, या फिर ऑप्शन सी, उसे आइसोलेट कर दिया जाए, या फिर ऑप्शन डी, उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाए। The right answer is option C. कोरोना is the best example for this question. कोरोना एक कम्युनिकेबल डिजीज है, कंटेजियस डिजीज है, जो कि पर्सन टू पर्सन फैल रहा था। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि पर्सन को कोरोना है, हम तुरंत उसे आइसोलेट कर देते हैं, और यही इस प्रकार के डिजीज की केयर हेतु सबसे इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15. नियोनेटल डेथ अकर्स विद इन अ पीरियड। आपको बताना है कि किसी न्यूबॉर्न बेबी की डेथ कितने समय में हो जाए कि हम उसे नियोनेटल डेथ कह सकते हैं। 2 दिन में, 1 दिन में, जन्म के तुरंत बाद, या फिर 1 सप्ताह में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1 वीक। देखिएगा, इस क्वेश्चन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे, और ये बेसिक हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपके रिवीजन के लिए। नियोनेटल डेथ का मतलब होता है कि अगर बच्चे की मौत, बच्चे की डेथ जन्म से लेकर पहले 28 दिनों के अंदर हो जाए, जन्म से लेकर 28 दिनों की एज के दौरान यदि बच्चे की डेथ होती है, तो इसे आप नियोनेटल डेथ कहते हैं। नियोनेटल डेथ भी 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है अर्ली नियोनेटल डेथ, और दूसरी होती है लेट नियोनेटल डेथ। अर्ली नियोनेटल डेथ का मतलब है कि जन्म से लेकर बच्चे की डेथ पहले 7 दिनों के अंदर अगर हो जाए, तो इसे आप अर्ली नियोनेटल डेथ का नाम देंगे। और यदि बच्चे की डेथ 8 दिन से लेकर 28 दिन के बीच होती है, तो इसे आप फिर लेट नियोनेटल डेथ का नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्स डिजीज, जिसे आप लेप्टोस्पायरोसिस के नाम से भी जानते हैं, ये किसके कांटेक्ट में आने से फैलता है? मंकीज, रैट्स, पपीज, या फिर काउज? The right answer is option B. It is rats. लेप्टोस्पायरोसिस या वेल्स डिजीज रैट्स के कांटेक्ट में आने से फैलता है। आइए इसके बारे में और जान लें। वेल्स डिजीज और लेप्टोस्पायरोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज स्प्रेड थ्रू द यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्टेड एनिमल्स के यूरिन द्वारा फैलता है, और इसका कॉज एक बैक्टीरिया है। Humans can get leptospirosis through direct contact with urine from infected animals through water, soil, food contaminated with urine. It's most common in warm climates. Humans तक leptospirosis disease contaminated organs के contaminated
एनिमल्स के यूरिन द्वारा फैल सकता है। और ज़्यादातर ये डिजीज़ वार्म क्लाइमेट्स में देखा जाता है, गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। हाई फीवर, हेडेक, ब्लीडिंग, मसल पेन, चिल्स, रेड आइज एंड वॉमिटिंग आर द important symptoms. Without treatment, leptospirosis can lead to kidney and liver damage, even death. अगर लेप्टोस्पायरोसिस कंडीशन का ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया प्रॉपरली तो इससे किडनी और लीवर डैमेज हो सकते हैं और पर्सन की डेथ तक हो सकती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 17। An alcoholic client brought to emergency department with alcohol withdrawal symptoms. What symptoms you will observe in this client? एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करता था, शराब पिया करता था, लेकिन अब किसी कारण से उसने अचानक शराब पीना छोड़ दिया, अल्कोहल इंटेक बंद कर दिया, तो इस सिचुएशन में उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? ट्रिमर्स, स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस, फीवर, nausea, vomiting, hypertension, deep coma, lacrimation and tears, hypertension, sweating, rhinorrhea. अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स बताने हैं आपको। The right answer is option A. Tremors, sweating, restlessness they are the important symptoms. Symptoms will be appear within 2 hours to 4 days after stopping alcohol. अगर पर्सन अल्कोहल नहीं लेता है तो उसे 2 घंटे बाद से लेकर 4 दिनों तक कभी भी अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स आ सकते हैं। इन सिम्टम्स में हेडेक होना, नोजिया होना, ट्रिमर्स होना, एंजाइटी होना, हैल्यूसिनेशन, सीजर, स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व? इन चारों ऑप्शंस में से लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व को आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्टिक, फेशियल, ट्राइजेमिनल या वेगस? The right answer is option C. It is trigeminal. Trigeminal is the largest cranial nerve. Largest cranial nerve, trigeminal. Longest cranial nerve is vagus. Longest intracranial nerve is abducent. गौर कीजिएगा, लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो आप बताएंगे वेगस और लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल पूछा जाए तो आप बताएंगे एब्ड्यूसेंट नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट हैज नेफ्रोलिथोटॉमी फॉर रिमूवल ऑफ रीनल स्टोन. He returns to his room with a right nephrostomy tube after surgery. The priority nursing action is to. मान लीजिए किसी पेशेंट के किडनी में स्टोन्स थे, पथरी थी और इसके ट्रीटमेंट के लिए नेफ्रोलिथोटॉमी प्रोसीजर किया गया, यानी किडनी एरिया में एक ओपनिंग बनाकर सर्जरी द्वारा उन स्टोन्स को निकाल लिया गया। अब इस जगह से ड्रेनेज प्रॉपर हो सके इसलिए राइट नेफ्रोस्टोमी ट्यूब को लगा दिया गया है। और पेशेंट में जब ये ट्यूब लगी होती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए, इसे आपको सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं, इट एरिगेट द ट्यूब विथ 30 cc नॉर्मल सेलाइन QID। हमें इस ड्रेनेज के लिए जो ट्यूब लगाई गई है उसे हर 4 घंटे बाद 30 ml नॉर्मल सेलाइन द्वारा इरिगेट करना है, क्लीन करना है। या फिर ऑप्शन बी, क्लैंप द ट्यूब इफ ड्रेनेज इज एक्सेसिव। अगर ज़्यादा ड्रेनेज निकलने लगे, ज़्यादा वेस्ट निकलने लगे तो हमें तुरंत ट्यूब को क्लैंप कर देना है, बांध देना है। ऑप्शन सी,
एडवांस द ट्यूब हाफ इंच एवरी 8 आवर्स, हर 8 घंटे बाद में ट्यूब को आधा इंच अंदर की तरफ खिसका देना है। या फिर ऑप्शन डी, एंश्योर दैट द ट्यूब इज ड्रेनिंग फ्रीली, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि इस ट्यूब से लगातार ड्रेनेज होता रहे, लिक्विड फ्लूइड निकलता रहे, किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं हो पाए, which is essential in this condition. The right answer is option D. फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, या यूं कह लीजिए सर्जरी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। जब भी किसी एरिया में सर्जरी की जाती है तो सर्जरी जिस एरिया में हुई है वहां पर सर्जरी के बाद एक पाइप या ट्यूब लगा दिया जाता है और उसे फिर आगे एक ड्रेनेज कलेक्शन बैग के साथ जोड़ दिया जाता है। सर्जरी के बाद इस हिस्से में किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन ना हो, पस ना बनने लग जाए, ब्लड का एक्यूमुलेशन ना हो जाए, इसलिए इसे लगाया जाता है, इस पाइप को लगाया जाता है। इस पाइप को लगाकर हम छोड़ देते हैं और फिर ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो फ्लूइड है, वाटर है, लिम्फ है, वो सभी यहाँ से ड्रेन होकर इस बैग के अंदर इकट्ठा हो जाता है और फिर उसे हम समय समय पर खाली कर देते हैं। जिस भी पेशेंट में सर्जरी के बाद ड्रेनेज सिस्टम लगा होता है, इस प्रकार की ट्यूब लगी होती है, तो हमारा सबसे पहला नर्सिंग एक्शन इस ट्यूब के लिए ये होना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट ना हो। यहाँ से हमेशा ड्रेनेज लगातार निकलता रहना चाहिए। दिस इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। Failure of tube to drain briefly can result in pain, trauma, wound dehiscence और infection. अगर इस ट्यूब से ड्रेनेज बाहर नहीं निकल रहा होगा तो फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के कारण वहाँ पर जो स्टिचेस लगाए गए हैं घाव पर, सर्जरी पर, वो टूट जाएंगे, टांके टूट जाएंगे और घाव खुल जाएगा। पेशेंट में पेन बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए ड्रेनेज को लगाया जाता है और ड्रेनेज का ड्रेन होते रहना भी जरूरी है। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी इज अ minimally invasive procedure to remove stones from the kidney by small puncture wound through the skin. स्किन को काट कर एक छोटा सा इंसिजन लगाकर किडनी एरिया से स्टोन को निकालना परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी प्रोसीजर कहलाता है। इट इज मोस्ट सुटेबल टू रिमूव स्टोन्स मोर देन 2 सेंटीमीटर इन साइज एंड विच आर प्रेजेंट नियर टू पेल्विक रीजन। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी सर्जरी का इस्तेमाल अगर किसी स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है और इसकी लोकेशन पेल्विक रीजन के आसपास है तो उसमें इसे हम मुख्य रूप से यूज़ करते हैं। इट इज़ यूजुअली डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी प्रोसीजर का इस्तेमाल हम इस प्रोसीजर को हम जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ करते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 20 प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, किस डेट को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है? 5 जून को, 7 अप्रैल को, 8 मार्च को या फिर 31 मई को? The right answer is option B. हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और 7 अप्रैल के दिन ही WHO की स्थापना भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशंस शुड यू यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप एंड कॉन्ट्रैक्चर्स इन पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम सबड्यूरल हेमेटोमा? किसी लॉन्ग टर्म बेड रेस्ट पर रहने वाले पेशेंट में यदि आपको फुट ड्रॉप नहीं होने देना है तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए, हाई टॉप स्नीकर्स। ऑप्शन बी, लो डोज हिपेरिन थेरेपी।
ऑप्शन सी फिजिकल थेरेपी कंसल्टेशन, ऑप्शन डी सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस। किस चीज का इस्तेमाल करके फुट ड्रॉप को रोका जा सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हम इस पेशेंट में हाई टॉप स्नीकर्स का इस्तेमाल करेंगे और फुट ड्रॉप को रोकेंगे। हाई टॉप स्नीकर्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप एंड कॉन्ट्रैक्चर्स इन पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। हाई टॉप स्नीकर्स का मतलब है कि जो इस तरह के बड़े बूट्स होते हैं, जूते होते हैं जिनमें नेक वाला एरिया होता है, हाई टॉप स्नीकर्स बोलते हैं इन्हें। बेसिकली ये जूते हैं एक तरह से देखा जाए तो। अ consultation with physical therapy is important to prevent foot drop, but you can use high top sneakers independently. देखिएगा, अगर किसी पर्सन में, किसी पेशेंट में आपको फिजिकल थेरेपी के लिए अप्रोच करना है टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, तो इसके लिए आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा और फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन हाई टॉप स्नीकर्स का इस्तेमाल नर्स खुद से भी रिकमेंड कर सकती है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। फुट ड्रॉप एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट अगर लगातार बेड पर एक ही पोजीशन में रहता है तो उसका जो ये पैरों में फुट वाला एरिया है ये आगे की तरफ ड्रॉप डाउन हो जाता है, यानी उसका पैर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और वो चाहकर भी अपने पैर को वापस डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर सकता, सीधा नहीं कर सकता। इस कंडीशन को आप फुट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। बेसिकली फुट ड्रॉप के अंदर पैरों में पाए जाने वाली पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण पर्सन अपने पैर को वापस डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर पाता। इसके लिए या तो आप पेशेंट को हाई टॉप स्नीकर्स पहना दीजिए या फिर पेशेंट को फुटबोर्ड का यूज़ करना बता दीजिए, यानी उसके पैरों के पास इस प्रकार से एक बोर्ड को लगाकर पेशेंट के फुट को 90 डिग्री एंगल दे दीजिए, सपोर्ट दे दीजिए, ताकि पैर आगे की तरफ झुक ना पाए और उसकी नर्व डैमेज ना हो। क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्मोलैरिटी इज डिफाइंड एज। ऑस्मोलैरिटी क्या है ये आपको सेलेक्ट करना है। मोल्स पर ml ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स पर डेसीलीटर ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर। मान लीजिए कि ये कोई यूटेंसिल है, बीकर है, इसमें आपने 1 लीटर वाटर डाल दिया, 1 लीटर वाटर डाल दिया और इस वाटर के अंदर कोई और सब्सटेंस जो कि इसमें मिल नहीं सकता उसे भी आपने डाल दिया। ये पार्टिकल्स इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने हैं, इस मात्रा को हम ऑस्मोलैरिटी के द्वारा डिनोट करते हैं। और याद रखिएगा, जिस जगह पर भी आपको डेसीलीटर शब्द दिखाई दे तो इसका मतलब होता है 100 ml। डेसीलीटर मीन्स 100 ml। Next question, a plaster cast applied to trunk of body and one or both legs is known as। देखिएगा, अगर किसी पर्सन के वेस्ट एरिया के अंदर आपने प्लास्टर किया है और एक दूसरे पैर के कुछ हिस्से में आपने प्लास्टर किया है, या फिर वेस्ट वाला हिस्सा और दोनों पैरों के कुछ दूरी तक आपने प्लास्टर किया है, तो इस प्रकार का जो प्लास्टर है वो उसे आप किस नाम से जानते हैं? हिप स्पाइका, थंब स्पाइका, बॉडी स्पाइका या नन ऑफ द अबव? कमर और पैरों में आपने प्लास्टर किया है टू ट्रीट द फ्रैक्चर कंडीशन, दिस टाइप ऑफ प्लास्टर नोन एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड हिप स्पाइका। इसे हम हिप स्पाइका के नाम से जानते हैं। Question number 25, identify the correct statement regarding the reduction procedure।
देखिए, जब भी किसी पर्सन के अंदर फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में हम रिडक्शन प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है कि रिडक्शन प्रोसीजर की डेफिनेशन होती क्या है। क्या होता है रिडक्शन प्रोसीजर? ऑप्शन ए, इन ओपन रिडक्शन डिवाइसेस सच एज मेटालिक स्क्रू एंड प्लेट्स, रेल्स और रोड्स आर यूज्ड टू ट्रीट फ्रैक्चर। अगर हम ओपन रिडक्शन की बात करें तो इसके लिए मेटालिक स्क्रू, प्लेट्स, रेल्स, रॉड्स आदि का इस्तेमाल किया जाता है और फ्रैक्चर को ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन बी, क्लोज रिडक्शन ऑफ बोन इज ऑल्सो नोन एज मैनिपुलेशन। क्लोज रिडक्शन को हम बोन मैनिपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी कहता है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई भी सही नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए, अगर फ्रैक्चर को हील करने के लिए, बोन को आपस में जोड़ने के लिए हम मेटालिक स्क्रू, स्टील की रॉड्स या प्लेट्स का इस्तेमाल करके बोन को बोन से जोड़ते हैं, तो ये प्रोसीजर ओपन रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर फ्रैक्चर हुई बोन को एक दूसरे के पास लाकर प्लेट या रॉड पर स्क्रू कस के हड्डी को हड्डी से जोड़ दिया जाता है। ये ओपन रिडक्शन सर्जरी कहलाती है। क्लोज रिडक्शन के अंदर हम बोन्स को मैनिपुलेट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सर्जरी इस प्रोसीजर को भी जनरली ऑपरेशन थिएटर्स में किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, दो हेल्थ पर्सोनल्स बोन को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं, खींचकर या दबाव डालकर, और फिर इसे बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी कट या इंसिजन को लगाए, एक आइडिया से एक दूसरे के पास लाकर ऊपर टाइट प्लास्टर कर दिया जाता है, ताकि ये बोन एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर जुड़ जाएं और फिर ये फ्रैक्चर हील हो जाए। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की ओपनिंग नहीं बनाई जाती, इंसिजन नहीं बनाया जाता, तो ये प्रोसीजर क्लोज रिडक्शन कहलाता है, जिसे हम बोन मैनिपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। होपफुली अब ये आप समझ गए होंगे कि ओपन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्लाइंट रिटर्न्स फ्रॉम रिकवरी रूम following a repair of intrathoracic aneurysm, which finding would require further investigation? एन्यूरिज्म क्या है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर हमारी आर्टरी की वॉल किसी जगह से कमज़ोर हो जाए, पतली हो जाए, तो ब्लड के दबाव के कारण उस जगह पर बैलूनिंग हो जाती है। गुब्बारे की तरह, गुब्बारा जैसे फूलता है उस प्रकार से फूल जाती है आर्टरी। इसे ही हम एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। अगर ये सिचुएशन थोरेसिक एरिया में हो, थोरेसिक आर्टरी के अंदर हो, तो इसे आप इंट्राथोरेसिक एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। और यदि एब्डोमिनल एरोटा के अंदर ये कंडीशन हो, तो इसे एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। आपने इस पेशेंट में इस कंडीशन को आपने रिपेयर कर दिया सर्जरी के द्वारा, और इसके रिपेयर के बाद कौन सी सिचुएशन एबनॉर्मल है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, पीडल पल्स बाउंडिंग एंड रेगुलर। पीडल पल्स जो है, पैरों में पाई जाने वाली जो पल्स जो है वो रेगुलर है और बाउंडिंग है। ऑप्शन बी, यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर है पिछले घंटे का, और ब्लड प्रेशर 108/50 है, या ऑक्सीजन सैचुरेशन 97 है। इंट्राथोरेसिक एन्यूरिज्म का रिपेयर किया है आपने सर्जरी द्वारा, और इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग सही नहीं है, इसे सेलेक्ट करना है। नॉर्मल नहीं है उसे बताना है। देखिए, यहाँ पर हम सभी ऑप्शंस को वन बाय वन
डिस्कस कर लेते हैं। अगर पीडल पल्स बाउंडिंग है और रेगुलर है, इसका मतलब सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, हमें किसी भी प्रकार का अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन का सैचुरेशन 90 टू 100 के बीच नॉर्मल माना जाता है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पेशेंट की सर्जरी की थी और उसमें आर्टरी को क्लैंप किया था टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, तो उस सिचुएशन में सर्जरी के बाद ब्लड प्रेशर का कम होना नॉर्मल है, ये भी कोई चिंता की बात नहीं है। और हम जानते हैं कि नॉर्मली पर्सन में यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर होना चाहिए। यहाँ पर 20 ml यूरिन आउटपुट है पर आवर, तो ये नॉर्मल से काफ़ी कम है। ये हमें एबनॉर्मल फाइंडिंग के बारे में बताता है। देखिए, जब आपने थोरेसिक एन्यूरिज्म कंडीशन को रिपेयर करना चाहा था, तो उससे पहले आपने मेन आर्टरी या एरोटा को क्लैंप कर दिया था, और इसके क्लैंप होने के कारण बॉडी के डिस्टल एरियाज में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही थी, स्पेशली किडनी तक। और किडनी में यदि ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब है कि किडनी के टिश्यूज डैमेज हुए हैं और वहां पर यूरिन का प्रोडक्शन कम हो गया है। सो याद रखिएगा, 20 ml पर आवर यूरिन ओलीयूरिया कंडीशन को बताता है, जो कि किडनी डैमेज का एक इसेंशियल साइन है, और इसे हमें अटेंटिवली अटेंड करना है। Question number 27. Which of the following is used to assess the level of consciousness? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के असेसमेंट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अबगार स्कोर, ब्रैडन स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल या फिर सेनाइल चार्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। जीसीएस स्कोर का इस्तेमाल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के असेसमेंट के लिए किया जाता है। ग्लासगो कोमा स्केल इज द मोस्ट कॉमन स्कोरिंग सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन अ पर्सन फॉलोइंग ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अगर किसी पर्सन को सर पे चोट लग जाए, तो उसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के असेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ग्लासगो कोमा स्केल। The test simple, reliable and correlates with outcomes following severe brain injury. ये टेस्ट भरोसेमंद है, सिंपल है और ब्रेन इंजरी के बाद इसेंशियली परफॉर्म किया जाना चाहिए। अबगार स्कोर का इस्तेमाल न्यूबॉर्न बेबीज में उनकी हेल्थ के असेसमेंट के लिए किया जाता है, और न्यूबॉर्न बेबी के जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट पर परफॉर्म किया जाता है। ब्रैडन स्केल का इस्तेमाल प्रेशर अल्सर डेवलप होने की संभावना है या नहीं, इस चीज़ के असेसमेंट के लिए किया जाता है। सेनाइल चार्ट विजुअल एक्यूटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेफेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजिंग मिल्क? मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए सबसे सेफ मेथड कौन सा है? फ्रीजिंग, बॉइलिंग, सिमरिंग या पास्चराइजिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए स्टरलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड में मिल्क को एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक से इसे ठंडा करते हैं। इस प्रोसेस के कारण जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।